प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया हसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान अहमियत इख्तियार कर गए। हुकूमत और पीटीआई ने अपने पर्दे में लाने के लिए मौलाना को बनाने की कोशिशें तेज कर दी। पीटीआई के साथ 12 साल से ताल्लुकात खराब हैं, ठीक होने में वक्त लगेगा। मौलाना ने भी डिमांड्स रख दी। दूसरी तरफ जेयूआई की नूर आलम खान ने आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देने का इंदिया दे दिया, जबकि पीटीआई ने लाहौर में जलसे की नई तारीख दे दी। क्या तहरीक इंसाफ जलसे करने की पोजीशन में है? इसके अलावा बात करेंगे ताजिरों का टैक्स नेट में आने से इनकार, ताजिर दोस्त पॉलिसी ताजिर दुश्मन पॉलिसी करार। हुकूमत ताजिरों के मुज़ाकरात ताहाल नाकाम। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत तमाम बड़े छोटे शहरों में कारोबार बंद। ताजिर तंजीमों ने मुतालबात ना मानने की सूरत में बड़ी वार्निंग दे दी। ताजिर क्यों टैक्स नेट में नहीं आना चाह रहे, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सेनेट इत्तलात और नशरियात कमेटी ने तरमीम के साथ सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन के क़याम के तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। कमेटी ने सहाफ़ी की तारीफ पर मुतालिका स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ पीर तक तलब कर ली। आइंदा इजलास में हतमी ड्राफ्ट पेश करने की हिदायत। कमेटी इजलास में सीनियर एंकर्स ने क्या अहम पॉइंट्स उठाए, इनके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 3 साल के दौरान गैरत के नाम पर सैकड़ों अफराद कत्ल, रेप और जिनसी ज़्यादती के आदाद शुमार ने चकरा कर रख दिया। सेनेट इंसानी हुकूक कमेटी में पेश की गई दस्तावेजात से एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे और हमें ज्वाइन करें डिस्कशन के लिए सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार मोहम्मद मालिक साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। और स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो नूर आलम खान साहब ने एक इंडिकेशन दे दिया है कि वो ये तरमीम जो है वो लेकर आएंगे ना, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। ये हुकूमत की मंशा पे, उनके कहने पे कर रहे हैं, इसमें मौलाना की मर्जी शामिल है नहीं शामिल है? अगर शामिल है तो क्या डील हो गई है? किस किस्म के मामला देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं शामिल जी। जाहिर है उस दिन जब एजेंडा आया है 9 के 10 तो आइटम्स इनके हैं जिन आर्टिकल्स की ये बात कर रहे हैं, जिसमें ये अमेंडमेंट्स आते हैं और वो सारी इम्पैक्ट करती हैं सुप्रीम कोर्ट को और उसकी वर्किंग को। और इस वक्त जो आपको पता है जो सारा मैच पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो तो गवर्नमेंट का और पीटीआई का पड़ा हुआ और एस्टेब्लिशमेंट का। सो ऑब्वियसली अगर आप देखिए तो उससे 2-3 दिन पहले मौलाना साहब अनाउंस करते हैं कि मैं तहरीक नहीं चलाऊंगा पीटीआई के साथ मिलके, मैं अलहदा तहरीक अपनी रखूंगा सब कुछ। उसी दिन पता लग गया था कि जी कुछ खटका हो गया है, बिकॉज हवा तो निकल गया। पीटीआई की सड़क नहीं गर्म होती जेयूआई के वर्कर्स के बगैर। तो जितनी पीटीआई के साथ हो चुकी है, उनकी वोट डलना उनके हक में और बात है, लेकिन लोगों का सड़कों पे आके बहुत बड़े नंबर में आना वो डिफरेंट गेम है। उनके लिए बहुत क्रिटिकल था पीटीआई का। फिर उसके बाद जरदारी साहब का जाना, मिलना उनसे, देन सडनली नूर आलम खान साहब का मूव करना। चौधरी शुजात से मिलना मौलाना का, या आपको याद है पहले पीपल्स पार्टी में थे जेयूआई में आने से पहले। सो उनका फिर ये तमाम बिल्स को टेबल करना और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हैं बारिंग वन। एक उनका बिल है जो पिनल कोड वाला हुआ है, बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे हैं। और ये मैं आपको बताऊं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2/3 के साथ बड़े करीब हैं। नेशनल असेंबली में इनको 2-3 लोग चाहिए, 3 से 4 मैक्स। और अगर इनके साथ जेयूआई और एएनपी वोट करते हैं और सेनेट के अंदर 2 सीट्स का गेम है सारी सेनेटर्स की। और आपको पता है नेशनल इंटरेस्ट में तो बहुत चीजें इकट्ठी हो जाती है ना, तो उसमें एएनपी और जेयूआई बिल्कुल इनके साथ भी चल सकते हैं। तो ये बड़ा टच एंड गो चल रहा है, इसको हल्का ना लीजिएगा। खाली ये कोई बयानबाजी नहीं है, इट्स अ वेरी सीरियस मूव। नहीं मालिक साहब, बिल्कुल हल्का लेने वाली बात तो नहीं है। और अल्लाह तारड़ सर जो आप बता रहे हैं कि पूरा उन्होंने अरेंजमेंट डिसाइड कर लिया था, अल्लाह तारड़ साहब ने भी आज इस तरह की बात की। उन्होंने कहा कि हम आज़ाद जो पीटीआई के अरकान उनसे बात कर सकते हैं, एंड सेकेंडली हम मौलाना के साथ भी राब्ते में हैं, तो दे आर मेकिंग द अरेंजमेंट्स। अब ये बताएगा कि ये वाकई नेशनल इंटरेस्ट में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हुकूमत का तो पूरा प्रोग्राम लग रहा है कि होना ही होना है। देखिए मैं तो, क्योंकि आप मुझे देख नहीं सकती, तो वो जो हम कोलम्स बनाते हैं ना 2 हाथों से नेशनल इंटरेस्ट ब्रैकेट में डाल के, आप समझ लें कि मैं वही कह रहा हूँ। जी मालिक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया।
सर ये जो इस वक्त हम एक सूरत हाल देख रहे हैं, अभी आपने भी कहा है 2/3 के करीब हैं, तो 2/3 करके इन्होंने करना क्या है? 2-3 काम मतलब चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं, कोई 1-2 आप भी ऐड कर सकेंगे सर। एक तो नूर आलम साहब ये कह रहे हैं जजेस की ये तादाद जो है बढ़ाई जाए, 23 तक लेकर आए हैं। वो दानियाल का है, वो दानियाल का सॉरी दानियाल साहब कह रहे हैं वो लेकर आए। दूसरी साइड पे ये है कि जजेस की उम्र जो है वो ये 65 साल से आप इसको 68 कर दिया जाए, ये भी उसमें आ रहा है। इसके अलावा आपको लगता है कि कोई और कोई मूव है? क्योंकि इन तमाम मूव से लगता ये है कि जस्टिस मंसूर अली ये शाह साहब जो है इनका रास्ता रोकने के लिए ये तरामीम जो है ना लाई जा रही हैं। हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती कि मज़ीद कोई इस तरह का चीफ जस्टिस है जो बैठ के हुकूमत को टफ टाइम दे, और मेरा ख्याल हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती होगी। सो कितने चांसेस हैं कि यहाँ पे चीफ जस्टिस की एज का जो बिल है वो पार्लियामेंट में लाया जाए? सर नहीं, आप पहले आ जाएं सिंपली रऊफ नंबर बढ़ाने पे। सर देखें, अगर नंबर बढ़ता है, मेरे प्रोग्राम में दानियाल चौधरी आए हुए थे तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा 23 का फिगर आपने कहाँ से लिया? उन्होंने कहा जी बस ले लिया। मैंने कहा आप सुप्रीम कोर्ट के, आप कह रहे हैं कि आपने बिल मूव किया, सब कुछ किया है, और आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपका प्राइवेट मेंबर्स बिल है, जाहिर है गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो सारा हुआ है ना, तो 23 का फिगर कैसे आया? तो उन्होंने कहा कि जी बस ऐसे ही आ गया। ऐसे ही तो नहीं फिगर्स आते ना, सुप्रीम कोर्ट की आप कॉम्प्लेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो वो तो नजर आ रहा है कि आप स्टैकिंग कर रहे हैं, कि आप एक बैलेंस कर रहे हैं। जो चीफ जस्टिस साहब का परसेप्शन ये है कि उनके लाइक माइंडेड माइनॉरिटी में है, दूसरे मेजॉरिटी में। पहला इम्पैक्ट क्या होगा? एक डिसीजन हो गया हुआ रऊफ के फैसलों में भी कि रिव्यू को लार्जर बेंच सुनेगा। अब अगर आप तादाद बढ़ा देते हैं तो लार्जर बेंच जो होगा, उस लार्जर बेंच के अंदर आपको लाइक माइंडेड मिल जाएंगे बड़े, और बड़े बड़े क्रिटिकल केसेस के भी रिव्यूज हैं उसमें। ये रिजर्व सीट्स का भी रिव्यू है, उसमें और चीज़ों के भी रिव्यू है। तो जब आप खाली तादाद बढ़ाते हैं जजेस की, तो आप इसको उस जाविये से देखें कि लार्जर बेंच पे क्या होगा। अभी 2 मिनट के लिए आप चीफ जस्टिस साहब को साइड पे करते हैं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद उनकी चीजें होंगी ना। अभी तो सिंपल एक्ट में है जो गवर्नमेंट करवा लेगी, वो तो सिंपल एक्ट को अमेंड करना मेजॉरिटी से होगा। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये है कि रिव्यू पिटिशंस में अब आपके जो बेंच बनेंगे उसमें आप एक बैलेंस और क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप 8-5 नहीं होगा, फिर हो सकता है कि वो 13-5 या 13-9 हो जाए, लेकिन जिस तरफ गवर्नमेंट चाहती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक जो अभी ये नहीं मान रहे बात, लेकिन आज इनडायरेक्टली मान ली इन्होंने मेरे शो के अंदर, वो ये थी कि ये 209 को भी चेंज करने का सोच रहे हैं। 209 में ये था कि पहले होता ये था कि कोई भी हाईकोर्ट का जज, उसको आप ट्रांसफर कर सकते थे किसी और हाईकोर्ट में जी। फिर 18th अमेंडमेंट के अंदर ये शामिल कर दिया गया कि जज की मर्जी होनी जरूरी है, उसकी कंसेंट चाहिए। अब सुना ये दोबारा उसको लेके जा रहे हैं कि जज की कंसेंट भी चाहिए, वो ट्रांसफर हो सकता है। अब आप इमेजिन करें, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 जजेस ने खड़ा डाला हुआ है, आउट ऑफ 8 6 जजेस ने डाला हुआ। आप इनको 4 कोर्ट्स में बांट दें, भेज दें, किसी को लाहौर भेज दें, किसी को सिंध भेज दें, तो खत्म हो गया ना मसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्राइसिस खत्म हो गया ना। सो एक बहुत मूव ऐसी चल रही है जो बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होगी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अंदर, और जिसका आगे बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट बन सकते हैं उससे। तो ये जजेस की जब तादाद बढ़ेगी तो इसका पहला इम्पैक्ट आएगा रिव्यू पिटिशंस के ऊपर, जिसका इमीडिएट पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा। और अगर ये दूसरी चीजें कर लेते हैं तो उसका तो खैर लॉन्ग टर्म ही बहुत इम्पैक्ट है। अच्छा, अगर जो मेन चीज़ है जिससे मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने भी अपनी कंपेन ज़रा तेज़ की है, उनके पार्टी लीडर्स हैं, बयानात दे रहे हैं, ट्विटर पे भी हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उस पर जोर दिया जा रहा है, वो काजी फैज़ ईसा साहब को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं शायद कि उनको 3 साल के लिए मज़ीद एक्सटेंशन दी जाए। अगर हुकूमत एक्सटेंशन का लफ्ज़ यूज़ नहीं करती, वो महज इसकी जो एज का ये एज है सुप्रीम कोर्ट के उसकी जज या चीफ जस्टिस की, वो 65 साल से वो कर देते हैं जनाब 68 ईयर, और उसमें कहीं एक्सटेंशन नहीं, और आज से ये होगा अप्लीकेबल होगा। तो क्या करेंगे कि उसको काजी फैज़ ईसा साहब, मतलब ये कानून के तहत वो जारी रखेंगे, जनाब ये कानून में लिखा है, मैंने एक्सटेंशन तो नहीं ली, अब ये उसमें लॉ आ गया, लॉ के तहत मैंने 3 साल मजीद रहना है। तो क्या वो कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से काजी साहब को एक फेस सेविंग मिल सकती है कि एक्सटेंशन तो नहीं मिली मुझे उन्होंने एज जो आगे की है सबके लिए होगी, कल को जो भी चीफ जस्टिस आएंगे उनको फ़ायदा होगा। देखिए, फैज़ ईसा साहब ने आज तक कहीं भी कैटेगोरिकली ये नहीं कहा कि वो इतनी बातें करते हैं, वो आराम से क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, वो दलील बिल्कुल जजेस की अपनी जगह ठीक है कि जी जजेस हर बात का जवाब नहीं देते, लेकिन मेरा ख्याल है जिस बात से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी जन्म ले रही हो उसमें जजेस बात कर भी दें तो बेहतर ही होता है।
तारक साहब ने कहा कि जी मैंने बात पूछी थी चीफ जस्टिस साहब से, उन्होंने कहा कि मैं 3 साल वाली एक्सटेंशन या वो टेनर में नहीं इंटरेस्टेड, मैं नहीं लूंगा। ये चीफ जस्टिस साहब खुद भी कह सकते हैं। चीफ जस्टिस साहब चाहें तो वो खुद गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि यार आपने मेरी बारी भी नोटिफिकेशन निकाला था 2-3 माह पहले, आप इस बारी आप इनका भी निकाल दें ताकि ये बहस खत्म हो जाए। देखिए, जो नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा और ये बात चल रही है, उसकी वजह से जो भी कानून साजी हो रही है या चेंजेस हो रही हैं उन पे बहुत ज्यादा बहस हो रही है, सवालिया निशान उठ रहे हैं। ये जजेस की जो तादाद बढ़ाने की बात हो रही है, अगेन अगर अब आपने बढ़ाने हैं तो लॉजिक ये कहती है कि यार जो इनकमिंग चीफ जस्टिस आ रहे हैं वो और आइंदा की जो क्रॉप है वो अगले जजेस चूज करें। जैसे फौज में होता है, जो आउटगोइंग आर्मी चीफ होता है वो प्रमोशन नहीं करता, इनकमिंग जो आर्मी चीफ होता है वो आके अपनी प्रमोशंस करते हैं क्योंकि उन्होंने आगे इदारे को चलाना है, सब कुछ करना। यहाँ पे फायद ईसा साहब ने कहीं ये र्यूमर्स खत्म नहीं की, तो उनकी मर्जी या करें ना करें, वी कांट फोर्स हिम, जजेस नहीं बोलते। लेकिन मालिक एक बात बताएं, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये क्या ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये हुकूमत अफोर्ड कर सकेगी जो उन्होंने पिछले कुछ साल एक में हमने देखा है जब से काजी साहब आए हैं और हुकूमत को थोड़ा सा कंफर्ट आया इस्टेब्लिशमेंट को कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो सूट करते थे उनको, वो ये रिस्क लेंगे कि इनको जाने दिया जाए घर और उसके बाद ये मंसूर अली शाह साहब आ जाएँ और जो एफर्ट्स उन्होंने की और बड़े अहम केसेस अभी पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में वो दोबारा रिवर्स हो जाएँ, उनके 1-2 साल की मेहनत जो है वो दोबारा डाउन द ड्रेन। तो ये रिस्क लेगी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट या वो ज़रूर हर सूरत में कोशिश करेगी कि काजी साहब को बताया जाएगा सर हम एक्सटेंशन तो नहीं दे रहे, हम तो ओवरऑल ये एज लिमिट जो है वो बढ़ा रहे हैं, आपको इससे क्या मसला है? तो काजी साहब भी तो इनकार करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। तो हुकूमत तो मेरा नहीं ख्याल है कि जी रऊफ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि गवर्नमेंट तो डेस्परेटली चाहती है, अगरचे इनकमिंग चीफ जस्टिस जो मंसूर शाह साहब हैं वो कोई कॉन्फ्रंटेशियस नहीं है, वो टकराव वाले आदमी नहीं है, लेकिन एक व्यू पॉइंट के आदमी है और डेफिनेटली दे विल डू एवरीथिंग पॉसिबल, जो इनके पास पॉसिबल है ये तो कोशिश करेंगे कि फायदा रहें। और लेकिन इनकी पॉलिटिक्स में इस वक्त जो रियासत की और गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स है इसमें अगले 2-2.5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका ख्याल ये है कि अगर 2-2.5 साल मिल जाते हैं सिटिंग गवर्नमेंट को, इकोनॉमी की कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, अगर एक पॉजिटिव सेंस आनी शुरू हो जाएगी तो वही एक तोड़ है इमरान खान की पॉलिटिक्स का भी, जो होपलेसनेस है, लोग महंगाई से तंग है, सब कुछ है। अगर इकोनॉमी ज़रा बेहतर हो जाए और वो पिक कर जाएगी अगर चीज़ें चलें ठीक, तो उनका ख्याल है कि फिर वो एक बहुत बड़ा जो इस तक मॉन्स्टर बना हुआ है इनके नज़दीक पॉपुलैरिटी पीटीआई की, वो फिर डील हो सकती है। इनके लिए ये 2-2.5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये हर कोशिश ये करेंगे कि यही सेटअप चले आगे। और अच्छा, आपको क्या लगता है सर कि काजी साहब हमेशा कहते हैं जी मैं मैन ऑफ प्रिंसिपल हूँ, असूल की, कानून की मैं बात करता हूँ, तो उनकी बातों से यही लगता है हमेशा ये बात कहते होते हैं, क्या वो इतना बड़ा अखलाकी फ़ैसला ले सकेंगे? कानूनी फ़ैसले की नहीं बात कर, अखलाकी की, मॉरल बेसिस पे कि अगर ये हुकूमत ये 3 साल ये आगे बढ़ा देती है एज लिमिट जो है, तो वो उसको क्विट करेंगे कि नहीं कि ये इसको अगले आप चीफ जस्टिस अप्लीकेबल करें, मुझसे मत करें? आपको लगता है या काजी साहब कहेंगे नहीं जनाब के नो इट्स लॉ ऑफ द लैंड सो आई हैव टू फॉलो इट? मेरा ख्याल है इट इज अनफेयर कि हम ये एक्सपेक्ट करें अगर एक चीफ जस्टिस हैं और उनको 3 साल मिलते हैं, एज लिमिट एक्सटेंड हो जाती है, तो मेरा ख्याल है शायद हम भी ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्यों छोड़ें, फ्रैंकली क्यों छोड़ें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बात तो यह है कि क्या फैसले वो ठीक कर रहे हैं, क्या कॉन्डक्ट ठीक है? अगर कॉन्डक्ट ठीक और अपने ज़मीर के मुताबिक कर रहे हैं तो उसमें मुझे कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं मालिक, आपने ज़मीर का लफ्ज़ यूज़ किया, बड़ी एक ये पॉपुलर सेइंग तो है पर लोग बड़ा पसंद करते हैं जजेस जब कहते हैं कि हम अपने ज़मीर को जवाब दें, ज़मीर पे फैसले करेंगे, लेकिन आप जैसे दोस्त ये भी तो कहते हैं कि फैसले ज़मीर पे नहीं किए जाते, कानून और आइन पे किए जाते। ज़मीर तो हर बंदे का डिफरेंट है, आपका, मेरा, मतलब एवरीबॉडी हैज़ ए उसका डिफरेंट ज़मीर, तो ज़मीर का मतलब तो फिर कानून आइन ना हुआ सर। कानून, अगर आप कानून के मुताबिक फैसला करेंगे तो वो ज़मीर के मुताबिक ही ना, आप बाउंड हैं कि कानून के मुताबिक फैसले करें रिगार्डलेस उसका बेनिफिशियरी कौन है। तो कानून और ज़मीर आपस में कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करते, बिल्कुल आप ठीक है, आप अगर कानून के मुताबिक कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप ज़मीर के मुताबिक कर रहे हैं।
अच्छा, आज हमने देखा बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं, एक थोड़ा सा मतलब अनरेस्ट हमें नज़र आया, 4-5 बड़े बड़े यहाँ पे मुजाहरे नज़र आए हैं बड़ी तादाद में। हमने देखा है कि आपने भी देखा होगा, सबसे पहले ताजरों ने बड़ा शटर डाउन किया, जो बड़ी हद तक बताया गया कामयाब हड़ताल शायद पाकिस्तानी तारीख में रिसेंट हिस्ट्री में की गई है कि वो टैक्स नहीं देना चाहते, हुकूमत उन पर टैक्स लगा रही है, नंबर 1। फिर हमने देखा PWD के मुलाजमीन थे, उसको बंद किया जा रहा है, वो बाहर निकले, उन्होंने ब्लॉक किया है। और सबसे बड़ा धरना हमने देखा है यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके 10,000 मुलाजमीन है, वो इस्लामाबाद हैं, उन्होंने यहाँ पे पूरा इस्लामाबाद को चौक किया हुआ है, डी चौक वगैरह। तो आज तो लगता है हड़ताल और धरनों को था, बल्कि मैं तो उसको ये पढ़ रहा था कि इवन इस्लामाबाद का फेडरल कॉलेज बोर्ड जो है उसके खिलाफ स्टूडेंट बाहर निकले हैं जनाब कि हमें फेल क्यों किया है। आज तो 4-5 बड़े बड़े जलसे जुलूस और एहतजाज हुए हैं सर। तो यहाँ पे तो चीज़ें नहीं संभल रही, इधर से ये चीज़ें मसले हम बता रहे हैं कि हुकूमतें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इशूज़ में पड़ी हुई हैं, चीफ जस्टिस के हैं, हुकूमत के हैं, बिल्स हैं, लोग सड़कों पे आए हुए हैं सर, एक डिससेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये कैसे देखते हैं सर, मतलब अनारकी खुदा ना खास इनको सांस लेना पड़ेगा, इनको सांस लेना पड़ेगा। बाद आपने 25 करोड़ का सोचना है कि 12,000 का सोचना है। पहले आप PIA के 12,000 मुलाजिम को लेके बैठे हुए थे, 100 अरब से ज्यादा आपको नुकसान आपने ठोक दिया। आप यूटिलिटी स्टोर की बात करते हैं जी, 12,000 मुलाजमीन है, जो अरबों रुपए का नुकसान हर साल हो रहा है। वो कौन, आप और मैं अपनी जेबों से देते हैं, टैक्स पेयर देता है। ये दुकानदार सारे सड़कों में निकले हुए हैं। GDP का 18% है, इनकम टैक्स में 2% से भी कम है, ये टैक्स देते नहीं है। मतलब ये लुट मची हुई है, हर कोई बदमाशी करता है। यही तो पता लग जाएगा आप गवर्नमेंट के कितने हैं ये। मालिक साहब साथ मौजूद हैं जी। यार मालिक साहब को दोबारा करें, अभी उनसे हमने ये कमेटी मीटिंग का पूछना है जो आज इनका वहाँ पे एक मैच पड़ा है वहाँ पे इंफॉर्मेशन कमेटी की भी बात करेंगे जी। PTI के जलसे इनका क्या? हाँ, PTI के जलसे हैं, अभी वो भी रहते हैं। मालिक साहब को जरा दोबारा ढूंढे सर, उसके पे सारा। अच्छा क्लासर, जो मालिक साहब बात कर रहे थे कि जो ये मुल्क में सिचुएशन बनी है तो हुकूमत को एक स्टैंड लेना पड़ेगा, तो यू एग्री विद दिस कि हुकूमत स्टैंड लेने की पोजीशन में है? मेरा ख्याल है हुकूमत को जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, मालिक साहब ने बातें ठीक कह रहे हैं, हमारा ताजर जो है अनपॉपुलर सी बात है, वो टैक्स देने को तैयार नहीं है इस वक्त। वो कहते हैं हम पहले थोड़े टैक्स दे, बिजली का मतलब 80 रुपये साथ मौजूद हैं जी। मालिक साहब सारी लाइन काट गए थे सर। देखिए बात ये है कि ये जो बातें होती हैं जी, हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, आप पे नहीं दे रहे। सैलरी क्लास ने इनसे 250 अरब ज्यादा टैक्स दिया है, तनख्वाहदार तबके ने, और जो रिटेलर्स हैं और एक्सपोर्टर्स हैं, इन्होंने 200 बिलियन से ज्यादा उनसे कम टैक्स दिया। आप एक दुकान उठा लें लिबर्टी मार्केट लाहौर की या ब्लू एरिया में, आग लग जाए तो बताते हैं जी करोड़ों का सामान पड़ा हुआ था। टैक्स देते नहीं है, एक मजाक बन गया इस मुल्क में, और उसका बहुत सारा तनख्वाहदार तबका ले रहा है। जो 1 लाख रुपया बच्चा कमा रहा है तनख्वाह, वो उस पर 100% उस पर टैक्स इंक्रीज हो गया। ये जो करोड़ों अरबों रुपए की दुकानदारी होती है, होटल्स बड़े बड़े चल रहे हैं, ये सारे चल रहे हैं, ये टैक्स नहीं देते, ये बदमाशी है। ये तो अब फैसला अब गवर्नमेंट को करना होगा। मालिक साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम आप और हमारे जैसे लोग हैं, जितने भी हम यहाँ पे मौजूद हैं, सारे हम सैलरीड क्लास हैं, सारा बोझ हम पे है। हर दफा मतलब हमारे ऊपर कोई ना कोई ये कुल्हाड़ा चढ़ाया जा रहा है। ब्लॉक नहीं करते, लेकिन हमें से डाल दिस, उसका मतलब है तनख्वाहदार बंदे को आप छुरी फेंकते रहे। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन जब वो ये देखते हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब की बात सुनते हैं, शायद खकान अब्बासी साहब की बात सुनते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि 550 बिलियन रुपीज़ तकरीबन 4 असेंबलियाँ वगैरह और MNA सेनेटर्स मिला के डेवलपमेंट फंड पर इनको दिए जाते हैं, 500-600 रुपया जो इनके लिए रखा जाता है इन्हीं टैक्सेस से इकट्ठा करके। और उस पर शायद खकान अब्बासी साहब ये कहें कि जनाब 30% जो है ये इसमें रिश्वत और किक बैक्स में जाते हैं। 150-2 अरब रुपया तो वो कहते हैं रिश्वत और किक बैक्स में हमारे नुमाइंदों की जेबों में जा रहा है। जब लोग ये सुनते हैं तो लोगों का तो शटर होते हैं कि हमारा पैसा जा किधर रहा है। मेरा बड़ा सिंपल एक लॉजिक है, जो टैक्स नहीं देता ना उसको हक ही नहीं है कि वो फाइनेंस के मामले में बात करे। बिल्कुल ठीक। जिस पे टैक्स लागू होता है और वो नहीं देता, वो किस मुंह से बात करता है? पहले अपना टैक्स तो देना, फिर पूछे कि मेरे टैक्स के पैसे से क्या हो रहा है। ये सारी BS है, ये सारा बुलशिट करते हैं। ओ जी ये नहीं हो रहा, ओ पहले टैक्स दियो तो सही ना। टैक्स तुम देते नहीं हो, तुम्हारे ना टैक्स देने की वजह से दूसरों पे चुनियां फिर रही हैं, और आप आके हमें अखलाकियात का लेक्चर देते हैं। ये कोई बात है? अच्छा क्या बात है कि जी वैसे आपका हक क्या, आप और मेरा हक है, हम पूछ सकते हैं कि जी ये वेस्टेज मैं टैक्स दे रहा हूँ, आप टैक्स दे रहे हैं। जो टैक्स चोर है वो किस मुंह से, किस लॉजिक से उसकी वो बात करेगा कि जी मैं वो किस उसका हक क्या पूछने का? लेकिन ये देखें, चलो ये बात आपकी ठीक है, लेकिन टैक्स की आपने बात की है, GST जब लग गया है, पानी पीने पे भी है, दवाई पे भी है, खाने पीने दूध हर शय पे GST है। इनडायरेक्ट टैक्स तो तकरीबन हर बंदा दे रहा है सर।
क्यों है Everybody is paying, sir. क्यों आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस की रेशियो क्यों है? बिकॉज आपके डायरेक्ट टैक्सेस की आपकी बेस नहीं बढ़ी। जब आपके डायरेक्ट टैक्सेस हाई होंगे तभी आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेस से जान छूटेगी। आप इंग्लैंड में जाते हैं, आप अमेरिका में जाते हैं, वही जो अंडे की कीमत थी 5 साल पहले भी अंडा उतने का था, आज भी उतने का। 1 लीटर दूध 10 साल पहले भी उतने का था, आज भी है डबल रोटी उतने की। क्यों है? बिकॉज इनकम टैक्स लोग दे रहे हैं, टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस आ रहे हैं। जब डायरेक्ट टैक्सेस नहीं आएंगे तो उसका बोझ इनडायरेक्ट पे आएगा ना। ये जो दुकानदार और ये लोग पैसे नहीं दे रहे, इसका बोझ लोग समझते हैं शायद ये नहीं दे रहे, तो खैर पता नहीं कौन दे रहा है। और भाई आप ही दे रहे हैं इनडायरेक्ट पे फॉर्म में। ये जो टैक्स नहीं देते, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हम इनके टैक्स दे रहे हैं। हम क्यों दें भाई? आम आदमी क्यों दे? वेरी ट्रू सर। अच्छा, इस पे हम बात करते रहेंगे, जरा थोड़ा जलसे पे आ जाए सर। इमरान खान साहब का जलसा जिस तरह उन्होंने कैंसिल किया, अब वो कह रहे हैं हमने लाहौर में करना है 8 सितंबर का। आपको लग रहा है जलसा होते हुए या एक और बहुत बड़ा टकराव होने वाला है कि वो खान साहब ने कहा कि आपकी दफ़ा मैं भी मना करूं तो आप लोगों ने मना नहीं होना? इसका मतलब है आपकी दफ़ा तो ज़रा। मैं तो गवर्नमेंट के लोगों से एक सवाल करता हूं, अगर आपका ख्याल है कि उनके पास ताकत नहीं है तो उनका ब्लफ कॉल कर लेने दे जलसा। और अगर जलसा होता है और बहुत बड़ा होता है तो क्या कौन सी क़यामत आ जाएगी यार? अगर आपको फिक्र है कि जी कोई तहरीक बनेगी, तहरीक तो भी हमें नजर नहीं आती गर्म होते हुए, लेट देम। हमने इसमें 8 फरवरी को भी तो वोट पड़ गया था ना, क्या कर लिया? तो अब वो 8 फरवरी का इलेक्शन जीत के भी वो बेचारे कहाँ हैं? तो जलसा, मुझे नहीं पता कि जलसा क्यों इतना बड़ा एक इशू बन गया हुआ है। I'll be very honest with you, मेरी समझ से बाहर है। नहीं, इमरान खान साहब को लगता है कि बहुत बड़ा जलसा होगा तो पूरी दुनिया को भी पता चलेगा, हुकूमतों पे दबाव आएगा, एस्टेब्लिशमेंट पे भी आएगा और मेरे साथ बातचीत करेंगे, मेरी रिहाई का कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। इसलिए वो उस पर स्ट्रेस करते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जब लोग देखेंगे इसको जलसे को टीवी पे, फुटेज पे, ट्विटर, सोशल मीडिया पे, तो उनके लिए ज़रा थोड़ी आसानियाँ पैदा होगी। लोगों को लगेगा एक पॉपुलर लीडर जो है वो जेल में है और वो हुकूमत जो इलेक्शन हारी हुई थी वो इन पे ये रूल करे। लिहाजा मेरा ख्याल है उनके लिए डू और डाई वाला मसला है ये जो जलसा है। क्या इस वक्त किसी को शक है कि वो पॉपुलर हैं? क्या किसी को इस वक्त शक है कि उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट बेस है? तो वो तो कोई शक नहीं है ना। अगर एक जलसा होगा तो चले 2 दिन उस पर प्रोग्राम्स होंगे, 10 दिन होंगे। तो अगर आप मेरे से मेरी जाती राय पूछें तो मुझे गवर्नमेंट का पैनिक जेन्युइनली नहीं समझ आता। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा सर, आप थोड़ा सा इस पे आते हैं। आज कमेटी मीटिंग थी सर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की और आप भी वहाँ पर मौजूद थे। जो पंजाब में डेफेमेशन का मरियम नवाज साहबा वो लाई हैं जिस पर बहुत सारे एतराज़ात हो रहे हैं, अदालतों में चैलेंज किया जा रहा है। आज सुने आपका भी मैच पड़ा है वहाँ पे परवेज़ रशीद साहब से, आपके पुराने बॉस भी रहे हैं, दोस्त भी हैं, आपको बड़ा पुराना ताल्लुक है सर। क्या हुआ वहाँ पे सर, को ज़रा बताएंगे? देखिए, वो गवर्नमेंट के परवेज़ रशीद साहब थे, तलाल चौधरी थे, उन्होंने एक टेक्निकल पॉइंट लास्ट टाइम भी मीटिंग में उठाया था और आज भी वही उठाया। उन्होंने कहा जी ये सेनेट का ये बनता नहीं है कि वो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन के अंदर एतराज करे और ये फिर आप लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। टेक्निकली उन्होंने इसको बड़ा अच्छा खेला और अब वहाँ पे ये फैसला हुआ है कि जी मिनिस्ट्री एक ड्राफ्ट लाए जिसको फॉर्म ऑफ नेशनल लॉ के तौर पे ड्राफ्ट लाए स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके, और वो ड्राफ्ट अगर अप्रूव हो जाता है और वो लॉ के अंदर आता है तो फिर वो भेजा जाए सूबों को कि उसके मुताबिक एडजस्टमेंट्स करें। तो इसलिए लास्ट टाइम भी जब मीटिंग थी तो उसमें उन्होंने कहा हुआ था कि डेफेमेशन लॉ पंजाब वाला डिस्कस होगा। फिर वो इस बात पे चला गया कि डेफेमेशन लॉ पंजाब का सेनेट कैसे डिस्कस करेगी, आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अंदर इंटरफेयर करें। तो आपका क्या मौक़िफ़, आपका या दीगर हमारे साथी दोस्तों का इस पे क्या मौक़िफ़ था मीटिंग में सर? सर बाकी तो पहुंचे नहीं, आज मैं अकेला ही फंस गया था। वन मैन, वो सर आप लीडर हैं, आप लीडर हैं हमारे, आप वन मैन आर्मी हैं। मैं रिपोर्टर हूँ। मैंने तो उनको पॉइंट आउट किया था कि जो पंजाब का ब्लैक लॉ है वो क्यों और उसमें क्या क्या नकायस हैं। फिर एक उन्होंने एक जर्नलिस्ट की डेफिनेशन दी थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने, वो मैंने शूट डाउन करवा दी। मैंने कहा जी हम आपको PFUJs वगैरह मिल के सारी बॉडीज हम आपको अगले 5-6 दिन के अंदर एक भेज देंगे डेफिनेशन मुतफक्का, और उसके ऊपर फिर आप उसकी डेफिनेशन ले आएंगे। जिन्होंने तो हर बंदे को डाला हुआ था जर्नलिस्ट के अंदर, और जो कमीशन था वो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्लॉज था, वो अल्लाह का शुक्र है कि ड्रॉप करवा दिया हमने मीटिंग में। वो ये था कि जी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी डायरेक्शन देगी उस कमीशन को वो उस पर बाइंडिंग होगा। तो मैंने कहा एक तरफ आप कहते हैं कि इंडिपेंडेंट कमीशन होगा, दूसरा आप कहते हैं कि जी गवर्नमेंट जो पॉलिसी डिसीजन देगी उसके ऊपर वो बाइंडिंग होगा, तो फिर ये तो कमीशन फॉर द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट हुआ ना, ये तो प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट कमीशन हो गया, इसको प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट की बात ना करें। तो वो शुक्र है कि सबने एग्री किया और वो ड्रॉप हो गया। लेकिन ये अब बात बेसिकली उस पर बहस हुई नहीं पंजाब के डेफेमेशन लॉ पे लास्ट टाइम भी,
इस टाइम भी टेक्निकली अब वो नया भी लॉ अगर बनेगा उसके अंदर इनपुट्स होंगी तो वो उस पर नहीं हो सकती बहस। बहुत शुक्रिया सर, यू आर वन मैन आर्मी, आपने हमारी पूरी जंग लड़ी है सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद है, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये जो मुल्कगीर हड़ताल थी और जो ताजिर कम्युनिटी है इसके हवाले से बात करेंगे कि आज के इस तमाम प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट क्या हुआ और दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या सोच रही है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।